वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। अब हम आधुनिक भारत करने जा रहे हैं और आधुनिक भारत में आपका स्टार्ट होता है भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराऊंगी। स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है जब अंग्रेज भारत में आते हैं। ठीक है, तो भारत पहला क्वेश्चन क्या है, भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, भारत आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पुर्तगाली होती है, अंग्रेजी होती है, डेनिश होती है, डच होती है, फ्रांसीस होती है और स्वीडिश होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि सही क्रम उनका क्या है। तो स्टार्टिंग में चार जो कंपनियां आती हैं उनको मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। ठीक है, तो उनका हमें क्रम बताना है, सही क्रम कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही आंसर हो जाता है। यानी सबसे पहले पुर्तगाली, नंबर एक पे पुर्तगाली, फिर अंग्रेजी, फिर डच और डेनिश, ये चार कंपनियां आती हैं यहाँ पे भारत में। ठीक है, भारत में आती है यहाँ पे, इस क्रम से आती हैं। इनके बाद क्या आता है? पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच और डेनिश, और इनके बाद आता है आपका फ्रांसीसी, और उसके बाद आपका आता है आपका स्वीडिश। ठीक है, तो फ्रांसीसी और स्वीडिश आते हैं 6 कंपनियां। ठीक, तो पुर्तगाली हो गया, अंग्रेजी हो गया, डच हो गया, डेनिश हो गया और लास्ट में आएगा फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो ये कंपनियों का क्रम है। अब एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा कंफ्यूज करता है। वो क्वेश्चन क्या आता है कि जो फैक्ट्रियां लगाई गई थी उनका क्रम क्या है। ये तो कंपनियां जो भारत में आई उनका क्रम है, लेकिन भारत में इन्होंने जो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, यूरोपीय कंपनियों ने सबसे पहले फैक्ट्री किसने लगाई, उनका क्रम जरा मैं आपको बता दूं। आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे अगर फैक्ट्रियों का क्रम, ये तो हो गया यूरोपियन कंपनियां जो भारत में आई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, तो भारत में आने के बाद इन कंपनियों ने क्या किया, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगवाई। ठीक है, तो फैक्ट्री लगाने के क्रम में सबसे पहले आपका पुर्तगाली आता है, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका डच आता है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे अंग्रेज आते हैं और चौथे नंबर पे डेनिश आता है। फैक्ट्री लगाने के अंग्रेज डच से पहले आते हैं, लेकिन फैक्ट्री जो डच हैं वो अंग्रेजों से पहले लगा देते हैं। ठीक है, अब मेन हमारा जो रहता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती है 1611 में, लेकिन ये भारत में आती है, भारत में 1600 में आते हैं, और ये जो कंपनी स्थापित करती है, फैक्ट्री स्थापित करती है पहली, ये 1611 में आती है। अगर डच की बात की जाए तो डच जो कंपनी है ये आती है 1602 में, और यहाँ पर जो अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है ये करती है 1605 में। तो लॉजिकली क्या होता है कि भारत में अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात की जाए तो डच कंपनी जो है वो अंग्रेजों के बाद आती है, लेकिन पहली जो प्रथम फैक्ट्री है वो डच अंग्रेजों से पहले लगाते हैं 1605 पर, अंग्रेज लगाते हैं 1611 में। इस प्रकार इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार जरूर, इस जो मैं वीडियो बना रही इसको दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, और अगर जहाँ से पढ़ रहे इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की। तो सबसे पहले जो प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं वो पुर्तगाली लगाते हैं, और पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाते हैं, ये लगाते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। ठीक है, और कब लगाते हैं, आपका 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली कब आते हैं, वास्को डी गामा कब आता है, 1498 में। और पहली जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं पुर्तगाली स्थापित करते हैं, कहाँ पर करते हैं, कोचीन में। कब करते हैं, 1503 में, और भारत कब आते हैं, 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली। उसके बाद अंग्रेजों, पुर्तगालियों के बाद डच फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, लेकिन डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली, तो ये खोली आपके मसूलीपट्टनम में। और कब खोली थी, 1605 में। ठीक है, 1605 में खोली थी, और अंग्रेज कब खोलते हैं, 1611 में। तो डचों ने कहाँ पे खोली पहली अपनी कोठी, वो खोली है फैक्ट्री, व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे खोली है, मसूलीपट्टनम में। फिर है डचों का पतन 1759 में किस युद्ध में हो जाता है। तो डचों का पतन होता है 1759 ईस्वी में, किस युद्ध से होता है, तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बेदरा युद्ध से। ठीक है, बेदरा के युद्ध से डचों का पतन होता है, और ये युद्ध किसके बीच में होता है, अंग्रेज और डचों के बीच में। अंग्रेज, अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बेदरा का युद्ध किसके मध्य होता है, तो ये अंग्रेज एवं डचों के मध्य होता है। आपका बेदरा का युद्ध कब होता है, 1759 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, तो ये आया था आपका, ये तो आप पहले तो ये क्वेश्चन क्या है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपका कैप्टन हॉकिंस था। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन होता है? कैप्टन हॉकिंस होता है। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। कब आता है मेन क्वेश्चन जो है, तो वो आता है 1609 ईस्वी में, और ये आता है जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। ठीक है, तो जो कैप्टन हॉकिंस है जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी यानी जो फैक्ट्री है 1611 ईस्वी में सबसे पहले लगाई, वो कहाँ पर स्थापित की? तो अंग्रेजों ने भी अपनी व्यापारिक फैक्ट्री 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम स्थापित की थी आपके मसूलीपट्टनम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था? पहला तो हमने देख लिया कि कैप्टन हॉकिंस है, लेकिन जो दूसरा दरबार अंग्रेज था वो जहांगीर के दरबार में, वो कौन था? तो वो था आपका सर टॉमस रो, और ये कब आया था? ये 1615 ईस्वी में के जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1609 ईस्वी में, और दोनों के दोनों ये भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ पर किया था? अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, और कहाँ पे किया था? पहले तो देख लेते हैं कब किया था। 1698 ईस्वी में, और कहाँ पर किया था? तो फोर्ट विलियम का निर्माण करते हैं वो वहाँ पर बंगाल में। ठीक है, बंगाल में करते हैं यहाँ पे फोर्ट विलियम की स्थापना, और बाद में जो फोर्ट विलियम था वही क्या है? कलकत्ता नगर कहलाता है। ठीक है, फोर्ट विलियम का बाद में क्या नाम हो जाता है आपका? कलकत्ता नगर। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं अंग्रेज 1698 ईस्वी में, तो उसका प्रथम प्रेसिडेंट जो होता है आपका, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो इसका प्रथम प्रेसिडेंट होता है आपका चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन होता है? चार्ल्स आयर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? अब जो फोर्ट विलियम है बाद में यही कलकत्ता नगर बना, तो कलकत्ता नगर की स्थापना किसने? तो कलकत्ता नगर की स्थापना करता है आपका जॉर्ज चॉर्नोक। ठीक है, जॉर्ज चॉर्नोक ने कलकत्ता नगर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन के बीच संघर्ष था? अब इसके बाद होते हैं कर्नाटक के कुछ युद्ध, और ये कर्नाटक युद्ध जो होते हैं वो होते हैं कुल संख्या में आपके 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, लेकिन ये होते किस किस के बीच होते हैं? ये होते हैं आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अगर भारत की इसमें कोई वो नहीं होती है, कोई सेना भारत की नहीं होती है, भारत का कोई प्रांत नहीं होता है, बल्कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होते हैं, और ये होते हैं इनके ऑस्ट्रिया से संबंधित जो इनका विवाद होते हैं। ठीक है, ये कुछ इनके ऑस्ट्रिया से संबंधित विवाद होते हैं, कुछ इनके उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं, लेकिन होते ये किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। अब हमें बताना है कि 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जो उनका परिणाम है हमें मैच करना है किससे क्या परिणाम निकलता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है वो उसका जो परिणाम निकलता है उसमें क्या होता है आपका, एक्स ला सापेल की संधि द्वारा ये क्या होता है? युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? आपका ऑस्ट्रिया पर जो अधिकार है, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार से संबंधित होता है ये युद्ध। आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध परिणाम क्या होता है? एक्स ला सापेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होता है वो हैदराबाद, पहला तो ऑस्ट्रिया से संबंधित है, दूसरा हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार से संबंधित होता है। कर्नाटक एवं हैदराबाद जो वहाँ पर उत्तराधिकार का विवाद होता है उससे संबंधित कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की जो शांति होती है वो कहाँ पर है? इसके युद्ध विराम होता है आपका पांडिचेरी की संधि द्वारा। ठीक है, पांडिचेरी के युद्ध संधि द्वारा। और तृतीय जो आपका कर्नाटक युद्ध होता है, ये जो होता है वो सप्तवर्षीय जो ये युद्ध चल रहे थे इन्हीं का एक अंश होता है, और इसकी समाप्ति होती है आपकी पेरिस की संधि के
द्वारा, ठीक है। प्रथम कर्नाटक एक्सलासापेल की संधि, द्वितीय पांडिचेरी की संधि और तृतीय होता है पेरिस की संधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और किन के बीच में होती है। अब एक और युद्ध होता है जो महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो होती है वांडीवास की लड़ाई 1760 में। ये किसके बीच में होती है, ये भी किसके बीच में होती है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। यहाँ पर क्या कर देते हैं अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को, दो में तो संधि थी, कर्नाटक युद्ध में तो संधि हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है अंग्रेज फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा देते हैं और इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज क्या करते हैं पांडिचेरी को उनसे छीन लेते हैं फ्रांसीसियों से, ठीक है। चलिए इसके बाद 1763 की, अब इसके बाद फिर क्या होता है पेरिस की संधि होती है और पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज क्या करते हैं चंद एक क्षेत्र जो होता है वो फ्रांसीसियों को नहीं लौटाते हैं। 1763 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में पेरिस की संधि होती है। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज उनको फ्रांसीसियों को कोई क्षेत्र लौटाते हैं, लेकिन एक क्षेत्र जो नहीं लौटाते हैं वो है आपका चंद्रनगर। तो 1763 में पेरिस की संधि होती है। इसके तहत अंग्रेज क्या करते हैं चंद्रनगर के क्षेत्र को छोड़ करके शेष अन्य जो है वो फ्रांसीसियों को लौटा देते हैं, ठीक है। और ये जो क्षेत्र फ्रांसीसियों के पास रहते हैं ये क्या होते हैं पेरिस की संधि के तहत जो क्षेत्र अंग्रेज फ्रांसीसियों को देते हैं वो स्वतंत्रता तक फ्रांसीसियों के पास ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रनगर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 1763 की पेरिस की संधि से ये चंद्रनगर का संबंध है। चलिए नेक्स्ट है वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, जो वांडीवास की लड़ाई होती है 1760 में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है आपका आयरकोट, ठीक है। कौन करता है आपका आयरकोट। चलिए नेक्स्ट है बंगाल की ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे है। बंगाल में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल की घटना होती है एक, उसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर एक बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, जिसके समय में क्या होता है वहाँ पे 1756 में, कब होती है घटना 1756 में होती है ब्लैक होल की घटना। और इस ब्लैक होल की घटना का जो वर्णन है इसके बारे में जो बताता है वो एक अंग्रेज होते हैं आपके हॉलवेल, ठीक है। वर्णन कौन करता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किनको बंदी बनाया गया, कितने लोग थे, ये सब जानकारी कौन देता है, हॉलवेल देता है, ठीक है। और नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था, ठीक है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ये बहुत पुरानी बातें हो गई, सबको इसकी जानकारी होगी। नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच में होता है, यहाँ पर अंग्रेजों का सेनापति होता है आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव सेनापति होता है, उनके बीच में होता है प्लासी का युद्ध 1757 में। अब यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। तो नवाब सिराजुद्दौला हारता क्यों है कि नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जाफर, ये मीर जाफर धोखाधड़ी करता है और उसके बाद क्या हो जाता है सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है इसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, अब जो मीर जाफर है इसके बाद एक और आता है आपका मीर कासिम। अभी मीर कासिम का नाम आता है तो मीर कासिम से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। मीर कासिम कहाँ से आ गया, पहले तो मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाए थे, फिर क्या करते हैं उसके बाद वो 1760 में इसे हटा देते हैं मीर जाफर को और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं और मीर कासिम जो बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आता है, मुर्शिदाबाद से ले आता है आपका मुंगेर। अब यहाँ पर जो 3 नए नाम लिखे हैं ढाका, मुंगेर, कोलकाता, इनमें से जो राजधानियाँ हैं ये राजधानियाँ किसकी हैं, ये राजधानियाँ बंगाल की हैं। तो बंगाल की राजधानियों का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले बंगाल की राजधानी होती है ढाका,
ढाका के बाद बंगाल की राजधानी होती है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के बाद बंगाल की राजधानी होती है मुंगेर। ठीक है, पहली होती है ढाका, फिर होती है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से मीर कासिम राजधानी को ले आता है मुंगेर। ठीक है, ये है आपकी बंगाल की राजधानी। चलिए नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध होता है। अब प्लासी के युद्ध के बाद एक युद्ध और होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, तो अंग्रेजों और किसके मध्य होता था? तो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और किसके मध्य होता है? तो यह होता है आपका, यहाँ पे उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला। अंग्रेज एक तरफ होते हैं अंग्रेज, और दूसरी तरफ होते हैं मीर कासिम जो बंगाल का नवाब होता है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सिराजुद्दौला, इनके मध्य होता है, अंग्रेजों प्लस इनके मध्य होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अब 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन होता है? तो पानीपत के, सॉरी अभी हमने देखा प्लासी के युद्ध में तो होता है 1757, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति होता है वो होता है आपका हेक्टर मुनरो। कौन होता है? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन होता है? हेक्टर मुनरो होता है। चलिए नेक्स्ट है, अब मिलान करते हैं। यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और उनमें संधियां होती हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध किसके मध्य होते हैं? यहाँ पे पहले तो हैदर अली के मध्य होते हैं, और लास्ट में जो टीपू सुल्तान के युद्ध बीच में भी ये युद्ध होते हैं। तो तीन जो यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं उनमें संधियां होती हैं, चौथे में क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो प्रथम जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें जो संधि होती है वो होती है आपकी यहाँ पे, सॉरी ये मैसूर की संधि नहीं है, ये टाइप प्रिंट वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आपकी मद्रास की संधि होती है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मद्रास की संधि होती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि होती है, और तृतीय आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की, द्वितीय में मंगलौर की, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। किसके बीच में होते हैं? अंग्रेजों और आपके जो पहले होते हैं हैदर अली के बीच में, और बाद में होते हैं टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, और आखिरी जो युद्ध होता है चतुर्थ वाला, उसमें क्या होता है? संधि नहीं होती है बल्कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं उनमें कौन कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल रहता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल होता है अंग्रेजों का वो होता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर होता है कॉर्नवालिस, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेजली, यानी ये तीनों के तीनों क्या हैं? सुमिलित हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका वॉरेन हेस्टिंग्स रहता है, तृतीय में कॉर्नवालिस, और चौथे में आपका लॉर्ड वेलेजली रहता है, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है चौथे वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं, इसी बीच में आपके सिख एवं अंग्रेज भी आते हैं। तो अमृतसर नगर की स्थापना यहाँ पे कौन करते हैं? तो अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं आपका गुरु अर्जुन। ठीक है, अमृतसर नगर की स्थापना कौन करते हैं? गुरु अर्जुन करते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर आपका जो अमृतसर नगर की स्थापना है वो गुरु अर्जुन नहीं करते हैं, बल्कि अमृतसर नगर की स्थापना जो है, अमृतसर नगर की स्थापना यहाँ पे गुरु रामदास करते हैं। ठीक है, अमृतसर नगर की स्थापना कौन करते हैं? अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं यहाँ पे गुरु रामदास, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं आपके गुरु रामदास। चलिए नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि किसके मध्य होती है? अब यहीं पे होती है एक अमृतसर की संधि, हमें देखना है वो किसके मध्य होती है। अंग्रेजों और सिखों के मध्य होती है। ठीक है, तो किसके मध्य होती है चार्ल्स मेटकाप। अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है यहाँ पे? चार्ल्स मेटकाप होता है, और आपका जो सिख होते हैं ये होते हैं महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच में होती है आपकी अमृतसर की संधि।
चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य जो संधियां होती हैं उनमें एक है आपकी लाहौर की संधि, एक है आपकी भैरववाल की संधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें ए एवं बी दोनों संधियां अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य होती हैं, लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि। तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए, ये आपके आंग्ल सिख और आंग्ल मैसूर और ये आपके आंग्ल फ्रांसीसी वगैरह वगैरह बंगाल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और उसके क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि शायद आपने वो पढ़े होंगे, तो जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन रहते हैं वही मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर लाइक कीजिए, मैं आपको और क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। और लाइक नहीं करते तो कल हम पढ़ेंगे आपके गवर्नर जनरल, और उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।